नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। जय सिया राम। जय सिया राम। सर, आखिरकार शी जिनपिंग बाहर निकल आए हैं। खबरें ये थी कि लापता हो गए, कहीं छिपा दिया गया है, कहीं छुप गए हैं, किसी ने किडनैप कर लिया है। लेकिन अब वो जिस तरह से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब से आज सुबह मिले हैं, तस्वीरें जगह जगह दिखाई जा रही हैं, तो ये माने कि वो बिल्कुल सही सलामत है। अंजू जी, मानने वाली कोई बात ही नहीं है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना दिया था 2 हफ्ते पहले भी, 1 हफ्ते पहले भी, कि वो यहाँ पर सोशल मीडिया पे उनकी पूरी वीडियोस हैं कि कहाँ कहाँ पे गए हैं। कभी कभी किसी फैक्ट्री विजिट में गए हैं। पहली बात यह है कि जो शी जिनपिंग है कोई छोटे मोटे आदमी कि वो हाउस अरेस्ट हो जाए, कू हो जाए, बीमार हो जाए और दुनिया भर में स्टॉक मार्केट इतनी भी हिली ना हो। क्या लोगों को इतना समझ नहीं आता कि हमारे यहाँ पर अगर छोटा सा भी कुछ हो जाए, मोदी जी को इतनी सी खरोंच भी आ जाए, पूरी स्टॉक मार्केट हिल जाएगी। और यहां पर आप शी जिनपिंग को बोल रहे हैं कि वो उनका 13वीं हो गई। उठाला ये खुद गए थे वहां पर, 4 हाथ जो होते हैं अर्थी लेके जाने वाले, उनमें से एक हमारे यूट्यूबर्स भी थे। तो आज आपको समझना पड़ेगा कि प्लीज जो आपके सुनने वाले हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्या स्टॉक मार्केट में फर्क पड़ा। जब आपको दिखता है कि कुछ नहीं हो रहा है तो क्यों ये सारी जो सेंसेशन है इसके अंदर फंसते हैं। लेकिन एक्चुअल न्यूज पे आते हैं। जयशंकर जी एक फॉरेन मिनिस्टर है। आपने शुरू में बिल्कुल सही कहा कि जयशंकर जी जो फॉरेन मिनिस्टर है वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को मिलेंगे। ये कभी नहीं होता कि प्रेसिडेंट को मिला जाए, लेकिन जयशंकर है। एक तो ये चीज है कि जयशंकर जयशंकर है, वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से कब गई है, एक सेलिब्रिटी है वो। और चाइना में स्पेशली जयशंकर जी सेलिब्रिटी है। वो क्यों? क्योंकि मोदी जी की कोई भी स्पीच चाइना में नहीं दिखाई जाती, लेकिन जयशंकर जी जिस तरह से जवाब देते हैं अमेरिका में, यूरोप में बैठकर, इनके वो क्लिप्स जो हैं यहां पर वायरल होते हैं। तो ही हैज ऑलरेडी बिकम अ सोशल मीडिया सेलिब्रिटी इन चाइना, इसलिए शी जिनपिंग भी मिलने आए। और दूसरा, ये जो कू हो गया है, अंदर हो गए हैं, 13वीं हो गई है शी जिनपिंग की, यानी कि चाइना की टेक्नोलॉजी देखिए आप कितनी जबरदस्त है। एक आदमी जिसकी 13वीं होगी हो उसको जितना भी कर देते हैं, और वो हेल एंड हार्टी, कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं, वो आकर मिलते हैं जयशंकर जी को। तो जयशंकर जी को मिलने का मकसद था भारत का जो यूट्यूब जो पूरा कबाल है और इंडियन मीडिया है, इसका मुंह बंद करवाना कि भैया मैं जिंदा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और जो ये आपने पागलपंती छाई हुई है सुबह से लेकर शाम तक, इसको बंद करो। एंड सो दिस वाज अ मैसेजिंग आल्सो गिवन टू द इंडियन मीडिया। आपने शुरू में बिल्कुल सही कहा कि शी जिनपिंग आराम से, इट वाज अ फोटो ऑप जनरली स्पेशली क्रिएटेड फॉर द इंडियन मीडिया टू शो हिम दैट आई एम अलाइव, आई एम नॉट हाउस अरेस्टेड, और मैं एसईओ की मीटिंग को अटेंड भी कर रहा हूं जी। लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है ना, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है ये इस तस्वीर के आने के बाद कि ये बिल्कुल फोटो अपॉर्चुनिटी थी पूरी दुनिया को दिखाने की कि शी जिनपिंग बिल्कुल सही सलामत है, इसीलिए उनको खास तौर पर लाया गया। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्रोटोकॉल तो ये कहता है कि जो फॉरेन मिनिस्टर है फॉरेन मिनिस्टर से मिलेगा, लेकिन प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं हमारे विदेश मंत्री, तो वो पूरी दुनिया को एक मैसेज चला गया। लेकिन ब्रिक्स में नहीं जा रहे हैं, नहीं गए शी जिनपिंग, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्योंकि तब भी इस तरह के रूमर्स को बहुत हवा मिली कि देखिए वो जा भी नहीं रहे हैं, तख्ता पलट होने वाला है, कहीं ना कहीं सीपीसी के बीच में भी कहीं ना कहीं खटपट चल रही है, 2 धड़े हैं वगैरह वगैरह। देखिए, मैंने उसको भी कवर किया था। बिकॉज रीजन क्या है, पहले आप डेमोक्रेटिक कंट्री में बैठे हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम में बैठकर आप कम्युनिस्ट सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, यही गलती है। पहली बात यह है कि हमारे यहां पर प्रधानमंत्री का एक ओहदा है, वो फेस भी है और वो हर जगह पे रिप्रेजेंट भी करते हैं, कोई भी बड़ा फोरम हो। लेकिन कम्युनिस्ट सिस्टम के अंदर 2 पावर्स होती हैं, एक प्रेसिडेंट होता है, एक उसके नीचे प्रीमियर, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, वो होता है। अब यहां पर सिस्टम ये है कि अगर तो किसी फोरम में जाकर मीटिंग हो रही हो, बायलैटरल मीटिंग है, उसके अंदर कुछ बहुत बड़ा साइन करना हो, तो प्रेसिडेंट की अगर जरूरत है तो वह जाएगा, वरना प्राइम मिनिस्टर ही कवर कर लेता है हर चीज को। तो ब्रिक्स के अंदर क्या हुआ? ब्रिक्स के अंदर चाइना चाहता था रशिया के साथ मिलकर एक ब्रिक्स की करेंसी को निकाला जाए, लेकिन जब ट्रंप ने बोल दिया कि अगर आपने अपनी करेंसी निकाली, ब्रिक्स करेंसी, तो मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, तो शी जिनपिंग एंड पुतिन दोनों को पता था कि भाई अब यहां पर करेंसी लॉन्च नहीं हो सकती है। दोनों नहीं गए। तो अगर शी जिनपिंग नहीं गए हैं तो आपने पुतिन के लिए क्यों नहीं बोला कि पुतिन भी नहीं गए ब्रिक्स में? तो दैट मीन्स कि वहां पर भी तख्ता पलट होने वाला है। क्या वो भी डेथ बेड के ऊपर है? क्या उनकी भी बीवी भाग गई है? तो आप समझिए बात को, ये सिलेक्टिव बात क्यों होती है? क्योंकि रशिया हमारा दोस्त है, कोई उस बात को सुनेगा नहीं, लेकिन चाइना क्योंकि एक दुश्मन कंट्री है, लोग ऐसे नैरेटिव्स में जल्दी फंस जाते हैं। ये व्यूज का चक्कर है।
डॉलर्स बनते हैं भाई इससे, और कोई चक्कर नहीं था। ब्रिक्स में ना जाने का रीजन एक ही था, भारत क्यों गया और चाइना क्यों नहीं गया, दोनों समझाता हूं। चाइना का मकसद था एक ही चीज का, कि भाई हमने करेंसी निकालनी है, करेंसी नहीं निकली। दूसरा, चाइना को प्रॉब्लम यह थी कि वहां पर ईरान की भी प्रेजेंस थी। ईरान एक ही बात बोल रहा था कि भाई आपने जब इजराइल के साथ युद्ध हुआ तो आपने हमारी मदद क्यों नहीं करी। चाइना के पास कोई आंसर नहीं था, तो बेस्ट है अवॉइड किया जाए। और भारत क्यों गया? भारत इसलिए गया था क्योंकि हमें ब्राजील, अर्जेंटीना, ये जो कंट्रीज हैं जिसके ट्रिप माने हैं, वहां पर हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो चाइना ने हमारे ब्लॉक कर दिए हैं, हम उसका एग्रीमेंट करने गए थे। प्लस हमने कुछ बेचना था। हमने वहां पर कमर्शियल प्लेन जो ब्राजील बनाता है, हमने उसकी डील कर ली कि अब वो प्लेन भारत में बनेगा। जो 150 सीटर का प्लेन होता है या 50 सीटर का, जो हमारा एक पॉलिसी है उड़ान स्कीम, जिसमें 1000 रुपए 1200 रुपए में आपको प्लेन की टिकट मिलती है। मोदी जी उस प्लेन्स को खरीदने गए थे जो बोइंग और एयरबस नहीं बनाते हैं, और उसके बदले में हमने उन्हें, ब्राजील को हमने अपना तेजस भेज दिया कि आपसे कमर्शियल प्लेन खरीदेंगे, आपको उसके बदले में हमारा तेजस खरीदना पड़ेगा। दिस इज द रीजन व्हाई वी वेंट देयर। दो बहुत बड़े एग्रीमेंट साइन करने थे, इसलिए हम गए थे। और पुतिन एंड शी जिनपिंग, उनका मकसद पूरा नहीं हो रहा था, तो वो नहीं गए। उन्होंने अपने डेपुटीज को, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को, दोनों ने वहां पे भेज दिया। दिस इज द रियलिटी। इसमें सेंसेशन की कोई बात ही नहीं थी। ये तो सिर्फ इंडियन मीडिया सिर्फ अपने व्यूज को क्रिएट करने के लिए, डॉलर बनाने के लिए, उन्होंने ये सारा, जिसको बोलते हैं षड्यंत्र रच लिया या बेवकूफी थी जो उन्होंने की। एनीवेज, आज ये एक्सपोज है। अब ये अपने जो पिछले 1 महीने की वीडियोस है या तो डिलीट करेंगे या सॉरी मांगेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन एक चीज और है कि आज जो मुलाकात हुई है हमारे विदेश मंत्री की, आप सोचिए कि गलवान जो 2020 में था, उसके बाद ये पहली मीटिंग थी उनकी शी जिनपिंग के साथ। अब जो बात आगे बढ़ रही है एससीओ को लेकर, जिसमें शी जिनपिंग भी शामिल होंगे, हमारे प्रधानमंत्री भी शायद वहां पर जाएं। लेकिन इससे पहले एससीओ की जो डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी, उसमें आपको याद होगा कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन हो ही नहीं पाया था क्योंकि पहलगाम के मुद्दे को इंक्लूड नहीं किया गया था। अब आपको लगता है कि एक अंडरस्टैंडिंग की तरफ भारत और चाइना बढ़ रहे हैं, और जो कुछ पहलगाम में हुआ उसके लिए अब जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन एससीओ का होता है या अभी की बैठक का होता है, उसमें कहीं पहलगाम के मुद्दे को जगह मिल सकती है, क्योंकि भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो मुद्दा। देखिए, पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर में फर्क होता है। डिफेंस मिनिस्टर ने डिफेंस की बात करी, जयशंकर जी वहां गए हैं तो वो बात करने गए हैं कि भाई आगे जाकर 1 महीने के बाद हमारे मोदी जी ने आना है। He has gone there, उस मुद्दे को टच करने नहीं जा रहे जिससे कि कोई भी चीज मोदी जी के विजिट से पहले क्लियर ना हो या डिक्लेयर ना हो या एक ग्राउंड वर्क ना क्रिएट हो। अब ग्राउंड वर्क क्रिएट करने का रीजन है कि जयशंकर जी को बड़ा स्पेसिफिक एक काम दिया गया है। कुछ चीजें हैं जो चाइना कर रहा है हमारे देश के खिलाफ। गलवान जो था, आपको मालूम है गलवान में जो कुछ हुआ, उसके बाद हमारे जो जयशंकर जी हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो 5 साल तक वो चाइना की धरती पे पैर भी रखा नहीं है। और जयशंकर जी वो हैं जो ऑलरेडी राजदूत रह चुके हैं चाइना में। वो चाइनीज लैंग्वेज अच्छी तरह से बोलते हैं, वो इनकी लैंग्वेज को समझते भी हैं। तो अब वो अगर यहां पर आए हैं तो कुछ क्रिटिकल काम है जिसको करने आए हैं। उसको मैं 3-4 चीजें बताता हूं जो उन्होंने आज अपनी स्पीच में बोली भी हैं। पहला, उन्होंने बोला कि चाइना डेलिबरेटली कई चीजों को रोक रहा है ताकि भारत की तरक्की ना हो। आपको याद होगा कि हमें जो ये बुलेट ट्रेन आ रही है उसके लिए हमें कुछ अंडरग्राउंड जो बोरिंग मशीन होती है वो हमें चाहिए, जिसका ऑर्डर हमने चाइना को दिया था। चाइना को जब ये समझ आया कि भाई ये बोरिंग मशीन से तो जो भारत की तरक्की है वो और तेज हो जाएगी, हमारे मेट्रो तेज बननी शुरू हो जाएंगी, हमारा जो बुलेट ट्रेन है वो तेजी से डेवलप होनी शुरू होगी, तो उन्होंने मशीन को रोक दिया। दूसरा, जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो चाइना ने रोक दिया हमारे लिए, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल है। भारत 2 चीजों में आगे चल रहा है, एक है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और दूसरा है सोलर, और दोनों के लिए ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं ये क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं। चाइना ने उसे भी रोक दिया ताकि हमारे यहां पर जो ग्रीन टेक का रेवोल्यूशन हम सोच रहे हैं वो ना हो। तो क्योंकि चाइना के पास 90% से ज्यादा कंट्रोल है रेयर अर्थ ट्रेड के ऊपर, और उन्होंने उसे वेपन की तरह भारत के खिलाफ यूज करना शुरू कर दिया। हमने बिना मिंसिंग ऑफ वर्ड्स, हमने एससीओ की मीटिंग में जयशंकर जी ने क्लियरली चाइना को बोला है, वी नो व्हाट यू आर डूइंग। और जो ये आप गेम्स खेल रहे हैं, ये गेम्स खेलेंगे तो ये जो आप कहते हैं कि भाई भारत और चाइना दोनों इकट्ठे मिलकर हम टैंगो कर सकते हैं, ड्रैगन और एलिफेंट डांस कर सकते हैं, नहीं होगा। आप हमारे साथ ट्रेड भी करना चाहते हैं और दूसरी तरफ हमारे ट्रेड को रोकना चाहते हैं या हमारी तरक्की को रोकना चाहते हैं, नहीं चलेगा। पहली बात तो ये। दूसरा, हमने उनको बोल दिया कि अगर आप ट्रेड चाहते हो,
पहले तो ट्रस्ट फैक्टर इंक्रीज करना पड़ेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ये है कि जो हमारा बॉर्डर है उसके ऊपर आप जो अंदर आए थे वो पीछे चले गए हैं, वो ऑलरेडी हो चुका है। 6 पोजीशंस थी जहां पर चाइना हमारे अंदर एंटर किया था, लेकिन वो पीछे हट गए और इसलिए हमने उनको थोड़ा सा ट्रेड कंसेशन भी हमने चाइना को दिया था। लेकिन वहां पर आर्मी अभी भी बॉर्डर के ऊपर, अगर 1 लाख उनके खड़े हैं तो 1 लाख हमारे भी खड़े हैं 17,000 फीट के ऊपर। तो जयशंकर जी ने वो भी बोला है कि भाई जब तक ये जो तनखी है बॉर्डर के ऊपर, जब तक ये खत्म नहीं होगी, हाउ कैन रिलेशंस, ट्रस्ट फैक्टर जो है और रिलेशंस कैसे डेवलप हो सकता है। तो हमने दूसरी बात ये भी चाइना की धरती पे बैठकर चाइनीज प्रीमियर के सामने हमने ये बातें बोली हैं कि आप जो ये सारे काम कर रहे हैं ये आपकी, हमने एक्सपेंशन वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन हमारा जो एक्सपेंशन है, हमारी जो ग्रोथ है उसको रोकने का ये आपका जो मंसूबा है ये हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और यही चीजें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं। हम कोई अमेरिका में बैठकर जहां पे डोनाल्ड ट्रंप सामने बैठे हो हम ये बात नहीं बोल रहे, हम चाइना की धरती पे उनके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के सामने खुलेआम हम बोल रहे हैं हमें ये हर्डल्स अनएक्सेप्टेबल है और जो आपकी जो बुरी करने की जो टैक्टिक्स हैं ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों जो ये सारी बातें बोल रहा हूं आपको, ये तो वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है कि हम जो ये जयशंकर जी यहाँ पे गए हैं बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूला लेकर गए हैं। वो क्या कि मुझे एक ग्राउंड वर्क बनाना है ताकि रिलेशंस ठीक हो थोड़े से, आज चाइना थोड़े से बंदे का पुत्र बन के काम करना शुरू करे, ताकि जब मोदी जी आए जिस एग्रीमेंट्स को साइन करने के लिए आते हैं तो वो पहले से ग्राउंड वर्क तैयार होगा। और लास्टली जो ब्रह्मपुत्रा है उसकी बात भी जयशंकर जी ने कर दी है, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा के अंदर क्या था कि 2020 के बाद एक डाटा होता है रिवर का कि कितना पानी हमारे पास आएगा, कब आएगा, कितना आएगा, वो सारा डाटा हमें शेयर करना पड़ता है कंट्री को। चाइना ने 2020 में गलवान के बाद जब हमारे फौजियों ने जाकर 120 लोगों को मारा चाइना के और उनके नाक ऐसे लाल किए कि आज तक खून सूखा नहीं है, उसके बाद इन्होंने वो डाटा हमारे साथ शेयर करना बंद कर दिया। सिंपल वैसे ही जैसे भारत ने पाकिस्तान के साथ अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने भी डाटा उनके साथ शेयर करना बंद कर दिया है। कभी सूखा आ जाता है और 4 दिन के बाद वहां पर इतना पानी छोड़ देते हैं कि वहां पर बाढ़ आती है। हमारे नॉर्थ ईस्ट का भी यही हाल है, वहां पर सूखा तो नहीं आता क्योंकि ऑलरेडी बारिश का एरिया है तो सूखा वाली सिचुएशन नहीं है, लेकिन जब ये मॉनसून का टाइम आता है तो चाइना क्योंकि हमारे साथ कोई भी डाटा शेयर नहीं करता तो एकदम से पानी वो रिलीज करते हैं, जिसके कारण बाढ़ की सिचुएशन हमारे एरिया में आती है। तो हमने ये भी बात करी है उनके साथ, ये जो हॉस्टाइल आपका एटीट्यूड है ये आपको ठीक करना पड़ेगा, इसको एंड करना पड़ेगा। यू हैव टू शेयर दीज थिंग्स। बॉर्डर मैंने बता दिया, ट्रेड बता दिया, प्लस पानी, ये 3 चीजें हैं जिसकी हमने बहुत स्ट्रांगली इनके साथ बात करी है। एंड वी हैव सेड वन थिंग कि हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, डिफरेंसेस इतने ना बढ़ा दो कि वो क्लैशेस में कन्वर्ट हो जाए। ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है चाइना में बैठ के बोल रही। आप डिफरेंसेस को हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर क्लैश बन जाएगी वो ना आपके लिए ठीक है ना हमारे लिए ठीक है। और जो ड्रैगन है यानी कि चाइना जो है, दे आर क्लोजली वॉचिंग ईच एवरी वर्ड ऑफ जयशंकर जी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जयशंकर जी पहली बात तो बहुत सोचकर, संभल कर और बैलेंस वे से बात करते हैं और शांति से बात करते हैं, और इनके एक एक वर्ड का मीनिंग है। दे आर क्लोजली वॉचिंग एंड उनको एक चीज समझ आ गई, ये ड्रैगन जो है वो उसके जो धुआं निकल रहा है अभी, वो धुआं बंद कर दिया जयशंकर जी ने। बस आग नहीं निकल रही, अब बस काला धुआं निकल रहा है, क्योंकि जयशंकर जी बता दिया हम भी टाइगर हैं, अब हम हाथ जोड़ के बात नहीं करते, हाथ मिला के बात करते हैं। जयशंकर जी ने शी जिनपिंग के साथ हाथ मिला के बात किया है, हाथ जोड़कर बात नहीं किया। बहुत बड़ा ये मैसेज था जी। पर सुमित जी, जो बातें हमारे विदेश मंत्री ने वहां शी जिनपिंग के सामने खड़े होकर कही हैं, उनके प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर कही हैं, बड़ा स्ट्रांग मैसेज दिया है। आपको लगता है ये बातें ड्रैगन के गले में ठीक से उतरेंगी? क्या सच में हम ये मानकर चलें कि वो ये बातें मानकर चलेंगे कि भाई डिफरेंसेस भले हो लेकिन क्लैशेस नहीं होने चाहिए, बॉर्डर पर हालात को सुधारने की जरूरत है, ये बातें हजम कर पाएगा ड्रैगन? देखिए, चाइना के पास चॉइस नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि हम भी अगर ऐसे आंख पे डालकर हम बात कर रहे हैं, हाथ मिलाकर बात कर रहे हैं, उसका रीजन है। हमें मालूम है कि चाइना अब वो स्ट्रेंथ नहीं रही जो पहले थी। कोविड से पहले और कोविड के बाद और स्पेशली ट्रंप के आने के बाद चाइना की हालत खराब है। यहाँ पे इकोनॉमी हमको सबको मालूम है, इकोनॉमी डाउन है। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, रियल एस्टेट नीचे जा रहा है, कंपनियां बंद हो रही हैं, एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स नहीं है। इनको अगर कोई बचा सकता है तो एक ही कंट्री है जिसके पास कंज्यूम करने की पावर हो। अफ्रीका गरीब है, वो नहीं कंज्यूम कर सकते। मिडिल ईस्ट में पॉपुलेशन नहीं है,
अगर कोई कंजम्पशन की मार्केट है और साइज है, वो भारत है। और भारत को मालूम है कि हमने रिसेंटली दो चीजें कर दी। हमारी जो मिडिल क्लास है, वो नंबर ऑफ मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि हमारा जो कंजम्पशन बेस है वो बढ़ता जा रहा है। तो चाइना के मुंह में पानी आ रहा है इतनी बड़ी मार्केट देखने के बाद। और सेकेंडली, जो इनकी चाइना की सबसे बड़ी मार्केट थी, यूरोप थी, अमेरिका थी। अमेरिका ने ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। यूरोप ऑलरेडी अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने में वो लगा हुआ है, वो अब माल नहीं खरीद रहा चाइना से। कौन खरीदेगा? इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है यहाँ पर, उसको माल ऑर्डर चाहिए, उसको एक्सपोर्ट के ऑर्डर चाहिए, वो सिर्फ भारत दे सकता है। और दूसरा एक और काम भी है, पाकिस्तान में जो हमने युद्ध किया, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें हमने इनके जितने हथियार थे उनको एक्सपोज कर दिया है दुनिया भर में, कंज्यूमर बना दिया उनका। ना कि वहां पर हमारे जो ड्रोन्स हैं, हमें तो ब्रह्मोस यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारे सिंपल ड्रोन्स ने जाकर इनके जो डिफेंस सिस्टम्स थे वो सबको ध्वस्त कर दिया। तो ये जो हमने एक्सपोज किया है चाइना को, उसके बाद हमें पता लग गया इकोनॉमिकली वो वीक है, मिलिटरीली वीक है, और सिर्फ मेडिकली वो थोड़े से ठीक है कि मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर देते हैं, बस ये मेडिकल में ठीक है वो। लेकिन अदरवाइज ये इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं। जब दुश्मन आपका वीक हो, उस वक्त अगर आपने स्ट्रेंथ नहीं दिखानी तो कब दिखानी है? और चाइना इस भाषा को समझता है। चाइना को एक ही चीज अच्छी लगती है, या बोल लीजिए कि दे लाइक ओनली वन थिंग अगेंस्ट देम इज स्ट्रेंथ। अगर सामने वाला स्ट्रेंथ दिखाएगा, जैसे हमने गलवान में दिखाया, आप देखिए पीछे हट गया ऑटोमेटिकली। और अब जयशंकर जी आए हैं, ही इज टॉकिंग विद स्ट्रेंथ। चाइना को ये भाषा समझ भी आती है और अच्छी भी लगती है। इनको भी लगता है कि मेरे सामने जो दुश्मन है ना, वो बराबरी का होना चाहिए। वीक कंट्री के साथ मुझे बराबरी दिखाने की आदत नहीं है। तो चाइना लाइक्स दिस थिंग, और इसलिए जयशंकर जी, क्योंकि मैं पहले बोला, इनको इनकी भाषा भी आती है और डिप्लोमेसी भी आती है, तो दैट्स व्हाई ही इज यूजिंग दैट वर्ड्स। और वो ग्राउंड वर्क बना रहे हैं मोदी जी के आने के लिए। यानी कि अगर जयशंकर जी इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स चाइना की धरती में बैठकर दे रहे हैं, यू कैन अंडरस्टैंड कि अगले महीने जब मोदी जी आएंगे तब कौन से यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन जला दे दिया आपको। बिल्कुल, लेकिन एक चीज और है, इधर जयशंकर जी चाइना गए और उधर म्यांमार में क्या हुआ, अननोन लोग या कहें कि इंडियन भारत की तरफ से वहां ड्रोन से उल्फा आई, NSCN जो है उनके शिविरों पर हमले हुए। और हम सब जानते हैं म्यांमार के रास्ते चाइना क्या खेल करता है हमारे नॉर्थ ईस्ट में। तो ये कोइंसिडेंस लगता है आपको, या आपको लगता है कि एक ऐसी प्लानिंग के साथ हुआ कि चाइना दबाव में आया इसके चलते भी? देखिए, पहली बात यह है, भारत ने एक मैसेज सिर्फ चाइना को नहीं दिया, हमने मैसेज देना था एक, कि हमारे धरती को तंग करने के लिए जहां से भी कोई षड्यंत्र रचा जाएगा, हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। और मोदी जी की एक आदत है, वो देखते हैं लंदन और काम करेंगे, डील करेंगे जापान में। हम बोलते रहे कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, ये नहीं बोला मोदी जी ने कि मैं हर एक कंट्री में जाकर वहां पे सिंदूर फैलाकर आऊंगा। हमने सिंदूर पहले तो छिड़का पाकिस्तान में, अब म्यांमार में हम सिंदूर डाल रहे हैं। अब मेरी अपनी खबर है कि अब नेपाल हो, बांग्लादेश हो, वो कोई भी कंट्री हो, हम किसी कंट्री में ऑपरेशन सिंदूर जारी रखेंगे। अब ये जो उल्फा थे, जो म्यांमार में जाकर हमने अटैक किया है, ये इंपॉर्टेंट क्यों था? उसके दो रीजन है। एक तो जो हथियार है उल्फा के पास, वो सारे चाइना के दिए हुए हैं, और उसको जो सपोर्ट मिलती है मॉरल, ट्रेनिंग एंड मनी वाइज, वो पाकिस्तान देता है। तो हमने पाकिस्तान को भी मैसेज देना था कि अगर तुम्हारे कंट्री में तुम्हें ठोक के आ सकते हैं, तो तुम्हारे जो चूचे हैं, ये सुअर जो हैं, वो बेशक वो बांग्लादेश में है, बेशक म्यांमार में है या नेपाल में बैठे हैं, हम उन्हें वहां पर जाकर भी खत्म करेंगे। इसलिए बेटर यही है कि तुम अपना ये जो सारे ऑपरेशंस हैं इसको बंद कर दो, वरना वही होगा जो हमने अभी किया है। तो ये मैसेजिंग बोथ टू चाइना एंड टू पाकिस्तान था कि ये भारत वो है जो अब घर में घुस के मारेगा। ये स्टेटमेंट सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये पूरे दुनिया में है। और यही काम आपने देखा होगा, जैसे इजराइल है, हमने भी मोसाद से ट्रेनिंग ली अभी, कि जैसे इजराइल ने पहले हाउतीज को मारा, फिर हमास को मारा, फिर HTS को मारा, फिर उसके बाद हिजबुल्लाह को मारा। ये 4 H इनको खत्म करने के बाद जब उसकी पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया, फिर ईरान को मारा। हमने क्या किया? हमने पहले पाकिस्तान में जाकर उनके जो मिलिट्री वाले लोग हैं या उनके कैंप्स हैं उसको खत्म नहीं किया। हमने एयरफोर्स को जो अड्डे हैं उनको खत्म किया, जो अगरवादियों के अड्डे हैं उनको खत्म किया। उसके बाद इन्हीं के पाले हुए अड्डे जो म्यांमार में थे उनको खत्म किया है। आप देखिए, जब से हमने ये काम करना शुरू कर दिया, बांग्लादेश की भी थोड़ी से सुर चेंज हो गए हैं।
वो थोड़े से इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। डर का माहौल है, तभी वो बोल रहे हैं। भारत के अंदर भी और बांग्लादेश के अंदर भी बड़ा डर का माहौल है, क्योंकि अब हमने हर कंट्री में जाकर जो हमारे दुश्मन है, जो हमारे सिक्योरिटी रिस्क है हमारे लिए, हमने उनको नापना शुरू कर दिया। जब हम वही काम करेंगे जैसे इजराइल ने पहले उग्रवादी अड्डों को खत्म किया है, देन ही विल गो फॉर द किल। एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय गोइंग फॉर द किल। तभी थोड़ा सा आसिफ मुनीर भी आजकल उछल रहा है कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। उनके अपने मंत्री बोल रहे हैं कि भारत अब हमारे अटैक की वेट नहीं करेगा, नेक्स्ट टाइम भारत विल टेक द लीड ऑफ अटैकिंग पाकिस्तान। यही काम इजराइल ने किया, यही काम भारत करेगा। और ये मैसेजिंग बहुत जरूरी थी एससीओ की मीटिंग से पहले। जी, और ये मैसेज बहुत स्ट्रांग भी था, और दूसरा ये भी है ना कि जो मणिपुर की समस्या कब से सुलग रही है और उसको किस तरह का मुद्दा बनाया जाता है हमारे विपक्ष की तरफ से। ईयू की संसद में मुद्दा कूद जाता है मणिपुर का। याद कीजिए पिछले साल के कैसे हालात थे, और वहां पर जो रायता फैलाया जा रहा है वो भी तो म्यांमार के रास्ते रोहिंग्या जो आ रहे हैं, या ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है, हथियार आ रहे हैं, और नक्सली जो हमारे देश में फैले हुए उनको भी वहीं से हथियार आ रहे हैं। तो ये भी तो अपने आप में भारत की जो कार्रवाई थी चाइना के लिए भी तो बहुत स्ट्रांग मैसेज था ना। चलिए पाकिस्तान को मैसेज चला गया, बांग्लादेश को चला गया, नेपाल को, लेकिन खुद चाइना के लिए। देखिए जो उल्फा है, मैं पहले बोला आपको, हथियार सारे के सारे रोहिंग्यास को एंड टू उल्फा वो चाइनीज मेड है। और ये जो सारा का सारा वहां पे जिसको आप रायता बोलती है, कि रायता जो फैला रहे हैं वहां पर सिर्फ इसलिए कि भारत को तंग करना है नॉर्थ ईस्ट में। ये सभी मिलकर चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया है कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट को काटा जाए। और आपको मालूम है कि भारत में बैठा हुआ कांग्रेस का जो पूरा का पूरा दल है, वो एक ही उनका मंसूबा है या प्लानिंग है कि चिकन नेक काट कर अगर हम दे दें तो 7 के 7 स्टेट्स वो अलग हो जाएंगे भारत से। और इस गिफ्ट के लिए जो ये हम चाइना को देने वाले हैं कांग्रेस के राहुल बाबा, उसके बदले में जो भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी है वो राहुल बाबा को दे दी जाएगी। जैसे कि भारत का जो प्रधानमंत्री है वो चाइना डिसाइड करता हो, ये राहुल को लगता है। तो ये जो सारी प्लानिंग थी, इसको ध्वस्त करने के लिए आपको म्यांमार में जाकर इनके अड्डे को डिस्ट्रॉय करना जरूरी था, उसकी टॉप लीडरशिप को डिस्ट्रॉय करना जरूरी था। तो हमने वो काम कर दिया। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ अवर एनएसए, अवर गवर्नमेंट, कि उन्होंने ये स्टेप लेना शुरू किया है कि अब हम वेट नहीं करते कि कब हमें वहां से कोई आएगा, पहले तंग करेगा, फिर हम रिटेलिएट करेंगे। अब हम डिफेंसिव नहीं, अब ऑफेंसिव में काम करते हैं। एंड इसके ऊपर मैं पिछले कितने सालों से मैं वीडियोस भी बना रहा हूं और मैं आर्टिकल्स भी लिख रहा हूं कि मोदी जी, व्हाई आर वी वेटिंग फॉर समबडी टू कम एंड अटैक अस? नाउ दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव स्टार्टेड टेकिंग द लीड। मुझे लगता है मोदी जी वेट कर रहे थे कि कब हमारे जो यहाँ पर हथियारों की जो हम वेपन्स इंडस्ट्री है कब डेवलप हो, कब हम आत्मनिर्भर बन जाएं, हमें डिपेंडेंट ना रहना पड़े किसी फॉरेन कंट्री के ऊपर। जब यहाँ पर हर चीज बननी शुरू हो गई है, हमारे अपने ड्रोन्स की हमारे पास 50-60 तो हमारे पास डिफरेंट तरह के ड्रोन्स हैं। जब ये सारा इकोसिस्टम बन गया, उसके बाद घर में घुस के हम ठोक के आते हैं। वो किसी भी जगह हो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, अभी किसी जगह को हमने छोड़ा ही नहीं है। एंड दिस इज वेयर द गेम हैज चेंज्ड। और ये मैसेजिंग पाकिस्तान, चाइना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। बेस्ट वाज दैट टाइमिंग। और जियो पॉलिटिक्स में टाइमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एससीओ की मीटिंग से जस्ट पहले आपने हरकत करी है, दैट शोज यू वांटेड टू सेंड अ मैसेज टू चाइना एंड यू डन दैट। हमने मैसेज क्या दिया, पहले बोला आपको कि चाइना ऑलरेडी इकोनॉमिकली वीक है, मिलिटरीली ऑलरेडी हमने उनको एक्सपोज कर दिया कि पेपर ड्रैगन है, कुछ भी नहीं है। और तीसरा, इनके हथियार दिए हुए उल्फा वालों को हमने डिस्ट्रॉय करके ये भी बोल दिया कि तुम्हारे हथियार और तुम्हारे जो सारे डिफेंस सिस्टम थे पहले ही हमने बर्बाद कर दिए, अब तुम्हारे लोग जो यूज करते हैं उन्हें भी बर्बाद करने का टाइम आ गया एंड वी विल डू दैट। जी सुमित जी, हमारे एनएसए भी चाइना के दौरे पर गए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, याद कीजिए। और अभी उन्होंने ही स्टेटमेंट दिया है कि 81% जो हथियार पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में यूज कर रहा था वो चाइनीज थे। तो अब जो हमें पता है कि पाकिस्तान की मदद चाइना करता है, और अब जो संदेश हमारे विदेश मंत्री ने वहां रहकर चाइना को दिया है, उससे हम उम्मीद करें कि चाइना जिस तरह से पहले मदद करता आया है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान हमारे लिए कैसी मुसीबतें खड़ी करता है, पहलगाम उसका एक नतीजा है। तो आपको लगता है कि उस रिलेशनशिप में, पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप में कुछ फर्क दिखेगा आपको? अंजू जी, लेटेस्ट न्यूज ये है कि पाकिस्तान ने 2 हरकतें करी हैं, और जयशंकर जी जो यहाँ पर आए हैं उन्होंने चाइना के साथ वो बात भी करी है। 2 बातें ये है कि चाइना ने, पाकिस्तान ने एक तो जो सीपैक की जो अथॉरिटी है उसको कैंसिल करने का इनका एक फोरम बना हुआ था, उसको कैंसिल करने का प्लान बना लिया कि सीपैक को आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो पूरी की पूरी मशीनरी है उसको वाइड अप करना है। ये बहुत बड़ा धक्का है चाइना के लिए।
उसका रीजन है कि एक तो चाइना ने पैसे देने बंद कर दिए पाकिस्तान को, क्योंकि चाइना को मालूम है कि अब मैं जितना मर्जी पैसा दे दूं, पाकिस्तान ये पैसा वापस नहीं कर सकता। पिछले 1 या 2 सालों में जो इनके पावर के सेक्टर के जो प्लांट्स थे चाइना के, उसकी पेमेंट तक पाकिस्तान ने नहीं दी है। वो रोल ओवर पे रोल ओवर करते जा रहे हैं। उसका जो बिजली का प्रोड्यूस करने का जो खर्चा है, रनिंग कॉस्ट है, वो भी पाकिस्तान चाइना को नहीं दे रहा। तो पाकिस्तान को मालूम है कि यहां से कुछ ये तिल ऐसे हैं जिसमें तेल नहीं निकल सकता, तो पाकिस्तान बड़े कन्वीनियंटली वो अमेरिका की गोदी में जाकर वो बैठ गए हैं। आपने देखा अभी रिसेंटली मुनीर भी जाकर आए हैं, खाफरीन का वहां पर लंच करके आए हैं, और उसके बाद इनके जो बाकी के भी जो टॉप के जनरल्स हैं वो अमेरिका में जाकर वो डील करके आए हैं। डील 2 करी है, इसके कारण चाइना को थोड़ा सा धक्का लगा है। इससे आपको समझ आएगा इससे कि चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका को बोल दिया कि हमारे बलूचिस्तान के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं, जितना गोल्ड है, गैस है, इसकी माइनिंग आप कर लीजिए, हम करने को तैयार है। उसके बदले में आप हमें पेमेंट कर देना क्रिप्टो में। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली अभी रिसेंटली पाकिस्तान जाकर क्रिप्टो एक्सचेंज क्रिएट भी करके आए हैं। यानी कि पाकिस्तान को लोन्स नहीं मिल सकते, ये दुनिया को मालूम है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को तो बिजनेसमैन आदमी है, उसको अपनी कंट्री का फायदा देख चाहिए। उसको फर्क नहीं पड़ता कि सामने मुनीर है, डिक्टेटर है, या एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कोई प्रधानमंत्री है। जब उसको मिनरल्स चाहिए तो उसने मिनरल्स की डील पाकिस्तान ने कर दी, और उस एरिया में करी है बलूचिस्तान के, जहां पर ऑलरेडी सीपेक निकल रहा है। यही सारे मिनरल्स पाकिस्तान ने चाइना को भी बेचे थे, यानी कि डबल प्ले करना शुरू कर दिया। चाइना इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है कि जब अमेरिकन वहां पे आएंगे तो वो नहीं चाहेगा कि अमेरिकन के साथ कोई कॉन्फ्रंट्रेशन हो। इसलिए पाकिस्तान और चाइना के आगे जाकर वो रिलेशंस वैसे ही रहेंगे जैसे पहले हैं, वो नहीं रह सकते। और यही बातें हमने चाइना को आकर यहाँ पर जयशंकर जी ने बोली है कि जिस पाकिस्तान को आपने इतना पाला परोसा, पिछले 75 साल से सपोर्ट किया, अल्टीमेटली आपको धोखा कैसे मिल गया। तो चाइना ने बोला यार, हमने जब इनके साथ रिलेशन शुरू किया था तो पाकिस्तान ने बोला था अल्लाह की कसम हम आपका साथ देंगे मरते दम तक। तो हमें नहीं मालूम था कि अल्लाह की झूठी कसम खा के ये ऐसे काम करेंगे। तो जयशंकर जी ने हंस के बोला भी भाई बेटा, तुम्हें अभी पता लगा है, हम तो पिछले 1400 सालों से इस चीज को हैंडल कर रहे हैं। अल्लाह की कसम हम आपके साथ हैं। हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, लेकिन भारत हमारा है। तो हम भी ये चीजें झेल रहे हैं पिछले 75 सालों से, नहीं 1400 सालों से। तुम्हें नए तो मुसलमान बने हो, तुम्हें पता लग गया है। तो आगे जाकर चाइना के और पाकिस्तान के रिलेशन सेम नहीं रहने वाले जो पहले थे। उसका रीजन है पाकिस्तान ने बड़े कन्वीनियंटली अमेरिका का हाथ पकड़ लिया है पैसे लेने के लिए क्रिप्टो में, और अपनी कंट्री को ऑलरेडी बेचना शुरू कर दिया चाइना को काउंटर करने के लिए। So this also is on the table right now. जी। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रिश्ते, हमारे विदेश मंत्री की इस विजिट के साथ जो मैसेज वो देकर आए हैं, पाकिस्तान और चाइना के रिश्तों में बदलाव जरूर होगा। लेकिन चाइना कितना भरोसे लायक है सुमित जी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम सब जानते हैं कि चाइना पर जब जब भरोसा किया गया है तो हिंदी चीनी भाई भाई जब जब हुआ है तो क्या हुआ है। लेकिन चलिए, कम से कम इतना जरूर है कि बहुत स्ट्रांग मैसेज हमारे विदेश मंत्री देकर आए हैं, और चाइना के लिए हालात सही नहीं है इस वक्त, टाइमिंग बेहद खराब है चाइना के लिए। तो उम्मीद करते हैं शायद रिश्ते अच्छे हों। वैसे भी पड़ोसी के साथ ज्यादा दिन तक झगड़ा ठीक भी नहीं रहता है। पड़ोसी आप बदल नहीं सकते, दोस्त तो आप फिर भी बदल लें, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। हो सकता है इसी के चलते कुछ ना कुछ हो। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हमने पड़ोसी भी चेंज कर लिया है। हमने बोल दिया कि इंडो चाइना बॉर्डर नहीं है, ये तिब्बत इंडिया तिब्बत बॉर्डर है। तो अब पड़ोसी भी चेंज कर सकते हैं। यही कमाल है भारत की गवर्नमेंट का। आपने बोला आप अपने पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते, लीजिए हमने पड़ोसी चेंज कर लिया है। हमारा पड़ोसी चाइना कभी था ही नहीं, वो तिब्बत था। ये भी हमने ओपनली बोल दिया है जी। बिल्कुल, दलाई लामा के जन्मदिन पर जब हमारे अरुणाचल प्रदेश के सीएम वहां पर गए थे और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि हमारे तो कोई बॉर्डर लगता ही नहीं चाइना के साथ, हमारा तिब्बत के साथ लगता है। और उससे भी बहुत ज्यादा मिर्ची लगी हुई थी चाइना को। लेकिन मुझे लग रहा है कि विदेश मंत्री की विजिट के साथ जो संदेश उन्होंने दिया, स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, उसके बाद बहुत सारी गलत फहमियों का जो शिकार हो रखा है चाइना, वो गलत फहमियां दूर हो सकती हैं। लेकिन फिर भी कदम बहुत फूंक फूंक कर रखने पड़ेंगे। कितना भरोसा चाइना पर किया जा सकता है ये हम सब जानते हैं। लेकिन आपने हमारे विदेश मंत्री की विजिट के दौरान वहां जो कुछ हुआ है उस पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए समय निकाला सुमित जी आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय सिया राम। जय सिया राम।